चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बाहर मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट लिखवा दिया था क्या मैंने? बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? स्मॉल m इंटू डी। कितना होता है उसमें? स्मॉल m क्या है? डाइपोल स्ट्रेंथ है, और डी क्या है? डाइपोल लेंथ। और डाइपोल स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, हेडिंग लिखिए कटिंग ऑफ मैग्नेट। क्या हेडिंग लिखोगे? कटिंग ऑफ मैग्नेट। देखिए किसी मैग्नेट को कैसे कट कर सकते हैं हम। ये एक मैग्नेट है जिसका लेंथ कितना है? एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। इसका डाइपोल स्ट्रेंथ होगा स्मॉल m, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा कैपिटल M, जो किसके इक्वल होगा? स्मॉल m इंटू डाइपोल लेंथ कौन हो गया? L। इस मैग्नेट को आपने अलोंग लेंथ कट कर दिया। अलोंग लेंथ मतलब ऐसे। कितने पार्ट्स में? n पार्ट्स में। मैग्नेट था, ऐसे कट कर रहे हैं लेंथ के अलोंग। लेंथ के अलोंग करोगे, जब इसका एक सिंगल पार्ट उठाओगे तो वो कुछ ऐसा रहेगा। क्या सही बनाया? क्या उसकी लेंथ एल रहेगी? क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाई एन हो जाएगा? क्योंकि आपने एन पार्ट्स कर दिए। ए बाई एन अगर ये हो गया तो उसकी जो डाइपोल स्ट्रेंथ है वो भी एम बाई एन हो जाएगी। और डाइपोल स्ट्रेंथ अगर एम बाई एन हो जाएगी तो बताइए उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो कितना आएगा? डाइपोल स्ट्रेंथ एम बाई एन, डाइपोल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो m इंटू एल है वो पुराना डाइपोल मोमेंट है, तो नया जो डाइपोल मोमेंट होगा m डेज, वो एक्चुअल मैग्नेट के कंपेयर में कितना हो जाएगा? 1/n टाइम। n पार्ट्स में अगर कट कर दिया तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 1/n टाइम। अगले केस पे आते हैं कि मैग्नेट को अगर परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट किया जाए। परपेंडिकुलर टू लेंथ मतलब लाइक ये एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ कितना? एल, डाइपोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू m इंटू एल। इसको ऐसे n पार्ट्स में कट करना है। ये मैग्नेट है, इसके ऐसे n टुकड़े कर दिए। क्लियर है क्या? तो अब इसमें जो सिंगल पार्ट आप उठाओगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ है ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, बट जो लेंथ है वो एल बाई एन हो जाएगी। तो इसकी डाइपोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, कितनी? स्मॉल m। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डेज लिखने जाएंगे तो डाइपोल स्ट्रेंथ तो वही है, लेंथ 1/n टाइम हो जाने से अब m इंटू एल पुराना डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 1/। तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों दो हेडिंग बनाई? रिजल्ट तो सेम ही आया। दो हेडिंग इसलिए बनाई कि अगर न्यूमेरिकल आया कि किसी मैग्नेट को n पार्ट्स में कट किया गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो m/n, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल की समस्या नहीं है। थ्योरी में अगर पूछा कि एक मैग्नेट को अलोंग लेंथ n पार्ट्स में कट किया और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m/n हो जाता है, ये असर्शन। और रीजन बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि जो डाइपोल लेंथ है वो 1/n टाइम हो जाती है। गलत। असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया। भाई दोनों m/n होने का जो रीजन है वो डिफरेंट है। यहां पे m/n क्यों हुआ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल स्ट्रेंथ के 1/n टाइम होने की वजह से, और यहां डाइपोल लेंथ की वजह से हुआ है। तो होता 1/n टाइम ही है n पार्ट्स में कट करोगे तो, लेकिन दोनों बातों में या दोनों जो केस है उनके रीजन डिफरेंट है। वहां पे क्या 1/n टाइम हो रहा है? डाइपोल स्ट्रेंथ, उससे डाइपोल मोमेंट 1/n टाइम हो रहा है, और यहां पे छापिए।
कल के टेस्ट में क्या मार्क्स है? 150 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 100 प्लस कितने? 103 90 प्लस 94 80 प्लस 81 86 70 प्लस 70 70। क्यों, तूने तो अच्छा स्कोर किया था उस टाइम पे, तो जब टॉपिक टेस्ट होते थे भूल गया वापस क्या? सिंपल हेडिंग है, कैपेसिटर क्या है यार? एक दो बार लेक्चर देख के वापस से ट्राई करो उसको। अगला टेस्ट फिजिक्स में काइनेमेटिक्स आ रहा है। आज केमिस्ट्री है, बायो है आज, चैप्टर मॉर्फोलॉजी। छाप लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेंडिंग ऑफ मैग्नेट। बेंडिंग ऑफ मैग्नेट। हो गया? छाप लिया ना? बेंडिंग ऑफ मैग्नेट। दो केस पूछे जाते हैं मैग्नेट बेंडिंग पे। मान लो ये लेंथ क्या है, L, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है। कितना होगा वो? M इंटू L। इस मैग्नेट को ऐसे बेंड कर दिया, अब बेंडिंग ऑफ मैग्नेट जो है उसमें पहली चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि बेंडिंग से होता क्या है। बेंडिंग से ये होता है कि क्या डाइपोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, डाइपोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों जो पोल हैं, कौन से पोल, नॉर्थ पोल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है बेंड होने पे। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? L। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, नॉर्थ पोल यहां होगा, साउथ पोल यहां होगा। अब ये बनेगी ना डाइपोल लेंथ 2r। ये सर्कल है और सर्कल का ये क्या है, डायमीटर 2r। लेकिन हमको रेडियस थोड़ी ना दिया होता, हमको तो क्या दी हुई होती है, लेंथ। तो बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू पाई आर। 2 पाई आर नहीं लिखेंगे, कंप्लीट सर्कल नहीं आधा है,
ठीक है, तो आधे सर्कल का लेंथ कितना, पाई आर, तो पाई आर इक्वल टू क्या लिख दिया वो, लेंथ। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बोलो, आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाई पाई। रेडियस कितनी आ गई, एल बाई पाई। अब इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल स्ट्रेंथ जो वही रहेगी जो पहले थी, इनटू डाइपोल लेंथ। और अब जो डाइपोल लेंथ हो गई नई, वो कितनी हो गई, 2r। तो m इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू l बाई पाई, हाँ है ना। और ये m इंटू एल जो है, इसको क्या लिखा जा सकता है, वो पुराना डाइपोल मोमेंट m इंटू एल, हाँ है ना। तो बताओ कितना हो गया, 2m बाई, ठीक है, सेमी सर्कल में अगर बेंड कर दोगे तो डाइपोल मोमेंट कितने टाइम हो जाएगा, 2 बाई पाई टाइम। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ठीक है, पाई बड़ा है 2 से, है ना, पहले के कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया। एक ये बेंडिंग है जो नीट 2024 में पूछी हुई है, 24 के पेपर में ये बेंडिंग पूछी हुई है कि दोनों मैग्नेट को, सॉरी, मैग्नेट को अगर दो ऐसे पार्ट्स में बेंड कर दें अपन, मतलब ये मैग्नेट था, बीच में से बेंड कर दिया, किस एंगल पे, एंगल अभी हम मान लेते हैं कितना, अल्फा। एंगल हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। नीट में जब क्वेश्चन आया था 60 डिग्री था वो, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था तो अल्फा क्या था, 60 डिग्री। अब बताओ ये लेंथ कितनी होगी, एल बाई टू। ये लेंथ कितनी होगी, एल बाई टू। लेकिन हमारा डाइपोल लेंथ तो ये बनेगा, आप बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो एक मैथ्स पढ़ाया था कि ट्राइंगल की दो साइड एक्स और एक्स हो और उन दोनों में एंगल थीटा हो, तो सामने वाली साइड क्या बनती है, 2x साइन थीटा बाई 2। ऐसे ये एल बाई टू है, तो ये जस्ट सामने वाली साइड बताओ क्या बनेगी, 2l/2 साइन अल्फा बाई 2। इस 2 से ये 2, मतलब ये लेंथ फाइनली कितनी हो गई बोलो, l साइन अल्फा बाई 2। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, m डेज। डाइपोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, और डाइपोल लेंथ हो गई l साइन अल्फा बाय 2, और m इंटू एल पुराना डाइपोल मोमेंट है ना। तो नया जो m आएगा वो कितना आएगा, m साइन अल्फा बाय 2। तो पुराने डाइपोल मोमेंट का कितने टाइम हो गया, साइन अल्फा बाय 2 टाइम हो गया। नीट में अल्फा 60 था, 60 का आधा 30, साइन 30, 1/2, उसका आंसर था m/2। क्या आंसर था, m/2। क्या हो गया विशाल, बोल। हाँ, क्या नहीं पढ़ा था तूने, नहीं पढ़ाई थी, मान ही नहीं सकता। पिछले साल क्या पढ़ाया था तू भूल सकता है, पर मैं बेंडिंग ऑफ मैग्नेट में एक ही केस पढ़ा के छोड़ दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो तो हेडिंग है मैग्नेट में, कटिंग ऑफ मैग्नेट और बेंडिंग ऑफ मैग्नेट, उसमें भी एक छोड़ दिया था। मैं नहीं मानता, तो छुट्टी पे होगा।
हो गया। बढ़े आगे क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, पहली हेडिंग। एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे। ये कॉइल है जो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस पे, यहां कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पे ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये करंट से डिस्टेंस जो है ना आर, ये हमारा क्या हो गया? आर। बताओ पीजीटी लगाओगे तो ये डिस्टेंस आर है ना। पीजीटी लगाओगे तो बताओ क्या लिखोगे? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर। अब एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट वही है जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होता था। क्या होता था? 2 kp बाय आर क्यूब, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2 kp बाय, तो 2 यहां भी आएगा। वहां k कौन था? k। अरे वहां k किसको बोलते थे? फॉर्मूला पता है लेकिन ये नहीं मालूम फॉर्मूले में k क्या है। 2 kp बाय आर क्यूब में k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां चलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। वहां का k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहां का k म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा। वहां p क्या था? p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां m आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। रिजल्ट सेम है। तो बताओ क्या लगाओगे? 2 mk बाई, मिलता जुलता रिजल्ट है, हाँ ना। इसके k को बताओ क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। इसमें आर बस ये लेना होता है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेना होता है। आर कौन सा लेना है? ये। अब इस आर क्यूब को क्या लिख सकता हूं? वहां पे देखिए आर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। क्यूब करने जाऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी? 3/2। तो बताओ क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर। एक रिजल्ट भी पढ़ा था सेंटर और एक्सिस पे अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ये एक्सियल पोजीशन पे क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब एक केस ये आता है कि मान लो एक्स जो है वो आर के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो आर को क्या कर लिया जाएगा? नेग्लेक्ट कर लिया जाएगा। तो फिर बताओ, फिर रिजल्ट क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फिर आप वो एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी लिख सकते हो। फिर ये एक्सिस वाली डिस्टेंस भी चल जाएगी। फिर एक्स और आर एक ही बात हो जाती है, क्योंकि मान लो कॉइल बहुत छोटी हुई तो वही एक्स होगा और वही आर होगा अप्रोक्स। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, अभी छापिए मत। ये रहा मैग्नेट, ये साउथ पोल और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। साउथ टू नॉर्थ होता है, वो भी भूल गए। ये रही मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन। ये मैग्नेट की कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन ऐसे आएगी,
और जनरल पोजीशन वहां के बीच में आएगी, ये एक्सियल पोजीशन है। तो मैग्नेट के सेंटर से कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। अब चाहो तो मैग्नेट के दो हिस्से कर सकते हो, वही जैसा हमने वहां किया था, एल और, ठीक है। लेकिन यहां पे वही स्मॉल डाइपोल वाला केस ही पूछा जाता है, तो ज्यादा बेटर है कि आप स्मॉल डाइपोल का केस ही याद रखो, क्योंकि मैग्नेट की फील्ड विल्ड नॉर्मली पूछी नहीं जाती। यहां पे जो फील्ड होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। क्या फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो गया के 2m/r³। जो स्मॉल डाइपोल वाला केस है वो ये भी हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वो भी अगर पूछे तो वो लगा देना, क्या था, r² - l² की पावर जो भी था, 2pk/r³ एक्सियल पोजीशन पे। अब बस ये है कि इसका जो एम होगा वो m इंटू डी होगा। डी बोले तो डाइपोल लेंथ या लेंथ ऑफ मैग्नेट, और इसका जो एम होगा वो क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे कोयल का, नहीं। अरे भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कोयल का कितना होता है, नहीं। और इसका कितना हो गया, m इंटू डी, छापी एम। हम्म, हो गया, जल्दी लिखिए थोड़ा सा।
बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखी है मैग्नेटिक फील्ड एट ब्रॉड साइड पोजिशन। ब्रॉड साइड पोजिशन या इक्विटोरियल पोजिशन दोनों लिख सकते हो, ब्रॉड साइड और इक्विटोरियल पोजिशन। यहां पूछ ली जाए मैग्नेटिक फील्ड, बताओ क्या आएगा? म्यू नॉट बाय एम बाय आर, इस बार सेंटर से डिस्टेंस लेना है यहां पे। सेम कहानी मैग्नेट में भी आएगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, इक्विटोरियल पोजीशन यहां कहीं आएगी। अच्छा, इक्विटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। डाइपोल मोमेंट इधर है तो वो फील्ड याद है, नहीं याद है आप लोगों को कुछ? ठीक है, तो इक्विटोरियल या ब्रॉड साइड पोजीशन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ब्रॉड साइड पोजीशन बताओ। म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय, वही तो रिजल्ट हो गया, पीके बाय आर क्यूब। ब्रॉड साइड पे पीके बाय आर क्यूब होता है, एक्सियल पे 2 pk बाय आर क्यूब होता है। तो पी नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रहा है? एम। के की जगह कौन आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब। छापिए जल्दी फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड एट ब्रॉड साइड पोजीशन, नेक्स्ट वो सॉरी जनरल पोजीशन। मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पोजीशन हटाइए भाई, वही रिजल्ट हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिजल्ट्स हैं, कोई चेंज नहीं है। बस सिंबल ही तो चेंज करना है। वहां के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे के म्यू नॉट बाई 4 पाई है। वहां पी होता है या एम होता है? जनरल पोजीशन मैग्नेट के ही लिख रहा हूं ओनली मैं, कोयल का भी सेम रिजल्ट आएगा। साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहां पूछ ली जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो पहला काम क्या होगा? इसकी डिस्टेंस ली जाती है क्या? आर, और मैग्नेट के साथ ये एंगल दिया जाता है कितना? अल्फा। बताओ यहां पे क्या रिजल्ट आएगा? जनरल पोजीशन पे क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो के की जगह क्या लिखेंगे बताओ? म्यू नॉट बाई 4 पाई, पी की जगह एम बाई आर क्यूब अंडर द रूट बोलो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, छापिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है तो मैग्नेटिक डाइपोल आता है, वो नहीं आता तो ये भी नहीं आता। ऐसा कोई है जिसने इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ा था? लेक्चर डाले हुए यूट्यूब पे तीनों देख लेना, तो दोनों डाइपोल कवर हो जाएंगे। हो गया? आगे बढ़े क्या?
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कितना लगता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल पे? 0। क्या बोलते थे अपन उसको? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क का रिजल्ट क्या देखा था? टॉर्क P, यहां हम देखेंगे एम बी साइन थीटा। किसके लिए? मैग्नेट के लिए, सबके लिए ही मतलब। अब M जो है वो चेंज करते जाना बस, एम बी साइन थीटा। और कोयल का जो एम होता है वो आप लोग जानते हो कितना होता है? 9 होता है। तो अगर 9 यहां रखेंगे तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा बिना साइन थीटा, वही एम बी साइन थीटा ही है फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? एम बी साइन थीटा। एम को क्या रख दिया? 9। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे माइनस एम बी कोस थीटा। भाई वहां पी आ रहा था, यहां एम आ रहा है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। बात वही है। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। कोयल के लिए, कोयल के लिए बोलो माइनस बिना कोस थीटा। फोर्थ, फोर्थ क्या था? वर्क डन इन रोटेशन। रोटेशन में वर्क कितना करना पड़ेगा? क्या रिजल्ट देखा था? P cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल था, याद है? कुछ नहीं बोले तो ये निकाल के आते अपन। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसमें माइनस लगाएंगे। माइनस लगाएंगे तो ये सीक्वेंस बदला हुआ था, cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा। भाई वही काम करना आपको, कुछ भी नया नहीं करना है। छापते चलिए, कुछ भी नया नहीं है इधर, सिंबल चेंज हो रहे ओनली बस। जीरो डिग्री पे टॉर्क भी जीरो, 180 डिग्री पे टॉर्क भी जीरो, दोनों पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा? 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया?
संडे टेस्ट का क्या बोला सर ने? आशीष सर ने, है नहीं है? मतलब संडे टेस्ट है? सर ने तुमसे पूछा था? हाँ, बायो में जो पढ़ा दिया उसमें से कुछ भी आएगा? हाँ, सब नहीं आएगा, कुछ भी आएगा। हाँ, इंक्लूडिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स, जहां तक हो गई है। कहां तक हो गई मेंडेलियन जेनेटिक्स? लिंकेज तक हो गया, बीच में कोई हेडिंग छोड़ी तो नहीं है? नहीं, लिंकेज के पहले कोई हेडिंग तो नहीं छूटी ना? क्योंकि मैं कल शाम को जब पेपर सेट कर रहा था तो मैं सोच रहा था ऐसा कि कितना डालना है, तो लिंकेज के पहले कोई हेडिंग है वो छोड़ना है कि बचाना है, क्या करना है? मैं क्वेश्चंस कम ही डालूंगा वैसे, कोशिश ये करूंगा, लेकिन आज अभी तो 2 लेक्चर और बचे हैं, 2 लेक्चर में कितना हो जाएगा? वहां तक पैर पूरा पढ़ा दिया? हाँ, वो भी हो गया है। मतलब ओनली डिसऑर्डर डिसऑर्डर बचेंगे आपके, फिर मेरा ये मानना है पेडिग्री और डिसऑर्डर बचेंगे केवल, तो उसको छोड़ के सब कुछ डाल सकते हैं मतलब टेस्ट। फिजिक्स का पेपर तो हालांकि सेट हो ही गया ऑलरेडी। फिजिक्स डाला और क्या डाला? बड़े आगे, लास्ट हेडिंग। एक और चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या बताया था बताओ? T = 2 पाई रूट, क्या था? I/P। यहां पे क्या हो जाएगा? I/MB। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ मैग्नेट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, कि कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं होगा, मैग्नेट को एक रोड मानना होगा, और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। एम होता है मास ना, तो वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml²/12 आपको लेकर चलना पड़े। m क्या हो जाएगा? मास। l क्या हो जाएगी? लेंथ। ये हालांकि पढ़ेंगे अपन अभी आगे, और 12 तो 12 है। ml²/12 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी रोड का, मैग्नेटिक रोड जैसे बिहेव करेगी। सेंटर के अबाउट है ये, एक्सिस से तो ml²/3 होता है, तो रोटेट सेंटर के अबाउट होगी है। क्या हो गया? खत्म होता है डायपोल यहां पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हटा दो। लिखना जल्दी लिखो। पार्ट 5, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। पार्ट 5, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। देखिए भैया, एक चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से सर्कल में घूम रहा है। सर्कल का रेडियस कितना है, r। ठीक है, तो ये एक रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल कितने होते हैं, हमने कितने डाइपोल पढ़े, दो। कौन कौन से डाइपोल पढ़े, एक तो बार मैग्नेट खुद डाइपोल है, और दूसरा डाइपोल कौन है, कॉइल। ऐसी कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। आज मैं आपको तीसरे डाइपोल से मिलाता हूं, एक घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल भी डाइपोल है। ये कॉइल जैसा ही बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, ये कॉइल नहीं है, लेकिन ये कैसा बिहेव करता है, कॉइल जैसा ही बिहेव करता है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या, हाँ होता है। तो पहली हेडिंग आप लिखिए जो आपने लिखा पार्ट 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में, लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऐसा चार्ज पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा क्या, हाँ आएगा। कितना आएगा, वही जितना कोयल का आता है। कितना आता है कोयल का, बोलो। m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 9। अरे NaI। तो इसको कोयल मानना है सिंगल टर्न की। कितने टर्न का कोयल मानोगे, तो n तो 1 हो जाएगा। n क्या हो गया, 1, तो लिखो ही मत। फिर अब क्या बचा, एरिया। एरिया क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। अब एक और चीज बची क्या, करंट। तो यहां पे करंट फ्लो हो रहा है क्या, एक कोयल थोड़ी ना है, यहाँ चार्ज पार्टिकल है जो घूम रहा है। तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसका चार्ज कितना मान के चले अपन, Q। और ऐसा मान के चल रहे हैं कि सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल T, टाइम पीरियड। तो I की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, Q बाई टी। ये होता है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किया मैंने वो ये NaI, नंबर ऑफ टर्न क्या माने 1, एरिया क्या लिखा पाई आर स्क्वायर, और I जहां करंट आना चाहिए वहां पे क्या लिख दिया, Q बाई, क्योंकि चार्ज फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो एक रिजल्ट तो यही हो गया, लेकिन ये कम ही चलता है। तो पाई आर स्क्वायर क्यू, टी को क्या लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो पहले ऐसा भी लिख सकते हो कि जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब और अगर हम आगे बढ़े तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो टी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर क्यू, टी को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। पाई से पाई कैंसल, ये रिजल्ट बहुत फेमस है, हाफ क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ क्यू ओमेगा। हालांकि रिजल्ट तो और भी है, क्या है कि जो ओमेगा है उसको क्या लिखा जा सकता है, वी बाय आर। वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, वी बाई आर। एक आर नीचे आएगा, उससे एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, हाफ। तो एम इज इक्वल टू बताओ, हाफ क्यू वी आर। ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी रेडियस के टर्म में, ये ओमेगा रेडियस के टर्म में, ये टाइम पीरियड का रिजल्ट हो गया, वो फ्रीक्वेंसी का हो गया। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है ना। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका, एक रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल का। छापिए,
हो गया? क्या हो गया? कोई समस्या? इसके बाद ईएमआई होगा, एसी होगा, फिर मॉडर्न फिजिक्स होगा। दीपावली के पहले। अगर तुम लोग हाँ करोगे तो हो जाएगा, मना करोगे तो नहीं होगा। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी ऑप्टिक्स, अगर दीपावली के पहले खत्म करना तो कर लें। मतलब ये है कि दीपावली के पहले सिलेबस अगर 12th का हो जाता है, वे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स अगर हो जाता है, तो फिर अपने पास नवंबर दिसंबर और जो भी 5-10 दिन अक्टूबर के बचेंगे, सफिशिएंट टाइम है 11th कवर करने के लिए। क्योंकि 11th में छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी ऐसा बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। मतलब वीक में 2 चैप्टर ऐसा हो जाएगा, 1-2 ही बड़े टॉपिक हैं उसमें। तो बड़े जो थे उनमें से भी क्या हुआ ना कि जैसे रोटेशनल मोशन बड़ा था, तो उसमें से प्योर रोलिंग मोशन डिलीट हो गया। ठीक है, थर्मो वाला पोर्शन बड़ा था, उसमें हीट ट्रांसफर का ठीक ठाक पोर्शन कट कर दिया है। तो वो चीजें हैं, बहुत सारा पोर्शन डिलीटेड में चले गया, तो हो जाएगा इसीलिए। मैं समझा नहीं। एनटीए का सिलेबस आ जाएगा, वो तो यही रहना है, वैसे तो ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, तो समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ता तो है नहीं सिलेबस, कभी घटता ही है। बढ़े आगे अभी। अब हम आते हैं, जो हेडिंग हमने डाली है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या है? देखिए यहां पे अब जो थ्योरी वाला पोर्शन है पूरा एकदम, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है। मतलब थ्योरी ही पूछी जाती है नॉर्मली, अगर हम बात करें तो आने वाला पूरा पोर्शन अब थ्योरी बेस्ड ही रहेगा। आगे जो जहां तक पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, केवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक हेडिंग रहेगी जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहां से भी 1-2 फॉर्मूले हैं जरूर इसमें भी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है? देखिए आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल देखते हैं, पेपर, रबर, वाटर, प्लास्टिक, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, सिल्क, कॉटन, बहुत सारे मटेरियल है हमारे पास। हम अपने आसपास जितनी चीजें देख रहे हैं वो सब ने सब किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। तो ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक, नॉट मैग्नेट। जितने भी मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं मतलब ये है कि इन मटेरियल्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो ये कुछ न कुछ बिहेवियर शो करते हैं। हो सकता है वो बिहेवियर ऐसा हो कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए नॉर्मल लेवल पे, कि यार मैग्नेट के पास हम पेपर रखते हैं तो पेपर में तो कुछ नहीं होता है भाई, यहाँ फ्रिक्शन वगैरह भी है। नॉर्मली अगर आप पेपर रखोगे तो पेपर में कुछ, यहाँ तो पेपर के बहुत लाइट मटेरियल आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बिहेवियर तो पेपर भी शो करता है। ऐसा नहीं कि कुछ बिहेवियर पेपर शो नहीं करेगा। दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं सबके सब क्या है? मैग्नेटिक है। मैग्नेट नहीं बोल रहा हूं मैं, मैग्नेट होना और मैग्नेटिक होने में बहुत डिफरेंस है। मैग्नेट मैग्नेट है और मैग्नेटिक मैग्नेटिक होना जो है ना, वो उसका मतलब यह है कि मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करते हैं। अब उनका जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके बेसिस पे मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम बात करें तो इनके बिहेवियर के बेसिस पे मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए? डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या डिफरेंस होता है तीनों में, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि डायामैग्नेटिक किसको बोला गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन है, और क्या इनके बिहेवियर में ऐसा डिफरेंस होता है कि इनको 3 पार्ट्स बनाए गए कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कौन किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, कौन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन दिखाता है, कौन रिपल्सन दिखाता है, वो सारी बातें अपन करेंगे। उससे पहले
मैं आपका थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग चेक करना चाहूंगा। आप डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एटम वहां भी पढ़ते हैं, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ अभी? हाँ, डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ाया सर ने? पढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं आप वहां जो डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है। आप जो डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है, जो हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं डाइपोल में। कौन होते हैं डायामैग्नेटिक एटम? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक एटम्स। मतलब डायामैग्नेटिक एटम लेवल पे बात कर रहा हूं, तो मटेरियल लिखे हुए हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक एटम वो हो गए जिनके पास नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लिया मैंने पेरा, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। फेरो, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। नहीं, फेरोमैग्नेटिक एटम कौन होते हैं? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ ना कुछ शो सभी करते हैं, तभी तो सबके सब मैग्नेटिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, एक चीज फेरो मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये बताओ मुझे, वैसे भी फेरो केमिस्ट्री के सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। फेरो मैग्नेटिज्म क्या होता है वो मेरा काम है। डायामैग्नेटिक एटम जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्यों डायामैग्नेटिक है? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना तो डायामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना तो पैरामैग्नेटिक, ऐसा क्यों? ये तो हमने आशीष सर से पूछा ही नहीं कि ऐसा क्यों। उनने बोल दिया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे तो पैरा, नहीं रहे तो डाया, और वही हम मान के चल रहे हैं। अब आप भी उसमें पूछ रहे हैं क्यों। तुम्हारा काम अपने सिलेबस में है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि डाया डाया क्यों है और पैरा पैरा क्यों। देखिए, आप केमिस्ट्री के अंदर आप ऐसे बहुत सारे डिब्बे बनाते रहते हैं साल भर। इसको शायद ऑर्बिटल बोलते हो आप वहां पे। उसके अंदर आप इस तरीके से एरो भी बनाते हो, ठीक है। ऐसे नहीं बनाते होंगे तो ऐसे बनाते होंगे, ठीक है, जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए मुझे, इसका मतलब क्या है? ये एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2, ठीक है। एक भी हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी एक की भी, 0 भी हो सकते हैं क्या? एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन का एरो हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। ये इस चीज को बता रहा होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो ऑपोजिट स्पिन है। एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा मतलब क्या? सेल में घूम रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चलता है या घूमता है? घूमता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूम रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है? और अगर चार्ज पार्टिकल घूमे तो वो एक डाइपोल होता है। अगर चार्ज पार्टिकल घूमे तो वो एक डाइपोल होता है। एक रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? हाफ QVR। कितना होता है? और डायरेक्शन कैसे आएगी? बोले करंट डिसाइड करती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसका करंट हम क्या मानेंगे? क्लॉकवाइज करंट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बताता? क्रॉस। और एंटी क्लॉकवाइज करंट का क्या बताता? कोयल के टाइम पे लिखवाया मैंने ये। क्लॉकवाइज करंट में वैसे तो डायरेक्शन होती है क्या? साउथ टू नॉर्थ, लेकिन मैंने बताया था इधर पोल साउथ बनेगा, नॉर्थ बनेगा, जिसका क्रॉस आएगा इसका डायरेक्ट ही याद रख लेना आप। क्लॉकवाइज करंट होगा तो क्रॉस, और एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो। अब ये इस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से ज्यादा स्पीड, ज्यादा एनर्जी किसके पास है? सेम एनर्जी है, मतलब ये बराबर स्पीड से घूम रहे होंगे। बराबर स्पीड से घूम रहे होंगे तो दोनों का हाफ सेम, दोनों इलेक्ट्रॉन तो चार्ज सेम, एक ही सेल में बैठे, रेडियस सेम, वेलोसिटी सेम, मतलब इनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर बराबर होंगे। किनके? इन दोनों के। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर हैं और साथ में ऑपोजिट भी है।
क्योंकि स्पिन क्या है, ऑपोजिट स्पिन है। अरे स्पिन क्या है, तो एक का डाइपोल मोमेंट क्रॉस आएगा तो एक का डॉट आएगा। एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो पेयर में जब होंगे तो ऑपोजिट स्पिन होता है। ऑपोजिट स्पिन में क्या होता है, एक का डाइपोल मोमेंट क्रॉस आएगा, दूसरे का डॉट, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट डाइपोल मोमेंट। और मान लो इलेक्ट्रॉन एक ही रहा, एक नहीं है, एक ही है, अनपेयर्ड, तो अकेला घूमेगा। अब जब अकेला घूमेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट जो आएगा उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो उनका नाम रख दिया पैरामैग्नेटिक एटम, और आ जाएगा तो नाम क्या रख दिया, डायामैग्नेटिक एटम। डायामैग्नेटिक एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डायामैग्नेटिक एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं तो ऑपोजिट स्पिन की वजह से जो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाता है, जीरो। और पैरामैग्नेटिक एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा घूमेगा तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो लेकर आएगा उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जीरो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक एटम्स 10। अब हम आते हैं फेरोमैग्नेटिक एटम्स पे। एटम लेवल पे अगर बात करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन पेरा है और कौन फेरो है। एटम लेवल पे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक एटम है और कौन सा फेरोमैग्नेटिक एटम है। ये जब एटम्स आपस में मिलते हैं और एटम मिलके क्या बनाते हैं, मटेरियल या मैटर जब बनाते हैं, भाई एटम से मिलके बनती चीजें जो भी बनी है हमारे आसपास जो देख रहे हैं जितने मटेरियल सब किससे मिलके बने हुए हैं, एटम। सारी चीजें एटम से मिलके बनी हुई हैं। तो एटम मिलके जब मटेरियल बनाते हैं तो मटेरियल के फॉर्मेशन के टाइम पे पैटर्न जो है वो डिफरेंट देखने को मिलता है, किसमें, पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में। तो पैरा और फेरो को दो डिफरेंट, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप एटम लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते, आपको मैटर लेवल पे जाना पड़ेगा कि ये मटेरियल कैसे बनाते हैं, उससे डिसाइड होगा कौन पैरा और कौन फेरो। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरा के पास होते हैं, पैरामैग्नेटिक एटम के पास क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक के पास भी अनपेड होता है। पैरा का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, फेरो का भी नॉन जीरो होता है। कुछ लोग ऐसा पढ़ा देते हैं कि फेरो के पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ऐसा नहीं है, ज्यादा वाले भी पैरा हैं। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि जो फेरो है उनके पास ज्यादा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो फेरो हो गए और जिनके पास कम अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा हो गए। ज्यादा वाले भी पैरा हो सकते हैं, फेरो ज्यादा वाले ही होते हैं वो एक अलग बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ के चलना है, एटम लेवल पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कौन पैरा कौन फेरो। एटम दोनों एक जैसे दिखते हैं, पैरा फेरो। एटम मिलके जब क्या बनेगा, मटेरियल बनेगा, तब जाके समझ में आएगा कि कौन पैरा और कौन फेरो। अब हम मटेरियल डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आया, डायामैग्नेटिक एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। डायामैग्नेटिक एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। पैरामैग्नेटिक एटम्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो। फेरोमैग्नेटिक एटम्स के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो दो ऐसे एटम है जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, कौन कौन से, पैरा और एक ऐसा होता है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, कौन, ये मैं एटम की बात कर रहा हूं। आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कब मैंने एटम बोला और कब मटेरियल। एटम और मटेरियल में बहुत डिफरेंस है। एटम एटम है और एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, ठीक है। तो अब भैया तीन एटम है, तीन टाइप के एटम है, कौन, डाया, पैरा और फेरो। डाया जाना जाता है किस चीज के लिए, जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, और पैरा और फेरो वो चाहते हैं कि अपना डाइपोल मोमेंट क्या रहे, नॉन जीरो। वो फेमस है नॉन जीरो के लिए और डाया फेमस है जीरो के लिए। अब हम आते हैं, बहुत सारे एटम्स ने मिलकर मटेरियल बनाया,
और ये सारे एटम कौन से हैं? डायामैग्नेटिक एटम्स हैं। डायामैग्नेटिक एटम जिनके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जिनके पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, ये जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब इनने मिलके जब क्या बनाया, मटेरियल बनाया, तो एटम ने मिलके मटेरियल बनाया, तो मटेरियल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा भाई? जब एटम के पास ही नहीं है तो मटेरियल के पास कैसे आएगा? सिंगल एटम जो है उसके पास ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो मटेरियल के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। अब आपने क्या किया, इस मटेरियल को उठा कर रख दिया किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब होती है गड़बड़, फील्ड आती है तो फील्ड बोलती है कि मैं एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाऊंगी। तो बोले कौन है मूविंग चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। एटम में कौन होता मूविंग चार्ज पार्टिकल? बोले ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे मैं फोर्स लगाऊंगी। एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2। तो मैग्नेटिक फील्ड को बोला गया कि फिर तो आप दोनों पे ही फोर्स लगाओगे। बोले हाँ दोनों पे फोर्स लगाएंगे। अब दोनों पे फोर्स इस टाइप से लगेगा, अब इन दोनों को स्पिन जो है वो क्या है? ऑपोजिट। और फील्ड तो एक ही तरफ है, दोनों के लिए फील्ड एक ही डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी दोनों की क्या होगी? ऑपोजिट। एक का इधर तो एक का फोर्स। या आप ऐसा बोल सकते हो कि डाइपोल है तो फील्ड उस पर टॉर्क भी लगाएगी, आप ऐसा भी सोच सकते हो। फील्ड क्या करती है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ऐसे, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बढ़ा देती है, मतलब फास्ट कर देती है। एक के सपोर्ट में फोर्स लग जाता है, दूसरे के अपोज में। तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो दोनों जो है वो एक इक्वल स्पीड से घूम रहे थे, सेम वेलोसिटी से, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें से एक थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और एक, जैसे एक थोड़ा सा फास्ट होगा एक स्लो होगा, मतलब ये चेंज हो गई। कौन चेंज हो गई? एक का वेलोसिटी बढ़ गया तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, दूसरे का वेलोसिटी कम हो गया तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एक ही डिब्बे के दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो सेम था वो सेम नहीं रहा, डिफरेंट हो गया। डिब्बा मतलब ऑर्बिटल है ना, ठीक है। एक ही डिब्बे में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इक्वल था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, आंसर 0 आ रहा था, वो कहानी सब खत्म हो गई। एक का स्पिन बढ़ गया, स्पिन बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, दूसरे का स्पिन कम हुआ, डाइपोल मोमेंट कम हो गया। एक का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, एक का कम हो गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। जो 0 था वो 0 नहीं रहा, फील्ड आने से मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो 0 था वो 0। अब ये चीज इनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये जाने जाते हैं किसके लिए, मतलब साइंस में कुछ भी नेचुरल चीजें जो है, जो नेचुरली जो होता है उसके अगेंस्ट अगर कुछ होगा, ठीक है, तो वो वहां पे आपको हमेशा रिपल्शन ही देखने को मिलेगा। तो ये जाने जाते हैं 0 डाइपोल मोमेंट के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड ने आके सब गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया? 0 डाइपोल मोमेंट था, अच्छा भला उसको क्या कर दिया? नॉन जीरो। तो ये फील्ड के पास नहीं आना चाहेंगे, फील्ड से दूर भागना चाहते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या शो करते हैं? रिपल्शन शो करते हैं। कौन से मटेरियल? डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या शो करते हैं? रिपल्शन शो करते हैं, क्योंकि फील्ड के आने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब मैं आता हूं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। इन एटम्स ने सोचा कि अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मतलब कुछ वैल्यू है अपने पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरामैग्नेटिक एटम की बात चल रही है, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ये जाने जाते हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए। कौन? पैरामैग्नेटिक एटम। तो इन्होंने प्लान किया कि अपने सिंगल एटम का डाइपोल मोमेंट है, अगर बहुत सारे एटम अपन एक साथ मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा, सबके डाइपोल मोमेंट मिलके एक बहुत बड़ा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए अपन जाने जाते हैं। तो इन्होंने वही किया। लेकिन होता क्या, कोई भी काम करने के पहले अच्छी प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो इन्होंने सोचा कि इकट्ठा हो जाते हैं, बोले ठीक है हो जाते हैं। ये ध्यान नहीं रखा कि अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका आंसर अगर आप बहुत ज्यादा लाना चाहते हैं तो सारे डाइपोल को किधर रहना पड़ेगा? एक ही डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। अब ये सब अपने अपने हिसाब से अरेंज हो गए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, रैंडम डायरेक्शंस में एटम्स अरेंज हो गए।
अब रैंडम डायरेक्शन में जब एटम अरेंज हो गए तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अप्रोक्स क्या आ गया, तो गड़बड़ हो गई। ये जाने जाते थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो के लिए, और इन्होंने मिलकर जब एटम बनाया तो सोच ये थी उसके पीछे कि डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा सब मिलके, पता चले जीरो हो गया। इसके डाइपोल मोमेंट को इसने कैंसिल कर दिया, इसके डाइपोल मोमेंट को इसने कैंसिल कर दिया, नेट आंसर क्या आ गया, जीरो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक एटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक एटम नॉन जीरो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक एटम नॉन जीरो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो मटेरियल एटम बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। एटम के पास है, लेकिन एटम्स ने मिलकर जब क्या बनाया, मटेरियल बनाया, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इसको कहां रखा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में उठा के रखा इस मटेरियल को। अब मैग्नेटिक फील्ड आप लोग जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल पे क्या लगाती है, टॉर्क लगाती है, और उसको रोटेट करके कहां लाने की कोशिश करती है, 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री वाली पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी ये सारे डाइपोल को कहां शिफ्ट करने का ट्राई करेगी, जैसे जो इधर है वो तो ठीक है, जो ये नीचे इसको घुमा के इधर कर देगी, सारे डाइपोल कहां शिफ्ट होने का ट्राई करेंगे, फील्ड के। और जब ये सारे के सारे फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो जीरो आ रहा था वो वापस से क्या बन जाता है। तो फील्ड ने आके क्या किया, जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या कर दिया, पहले भी यही किया था। डायामैग्नेटिक का भी क्या था, जीरो, उसको क्या कर दिया था। बेचारे फील्ड की कोई गलती नहीं, उसने दोनों बार एक ही काम किया, लेकिन एक व्यक्ति नाराज हो गया, एक व्यक्ति खुश हो गया। डायामैग्नेटिक एटम नाराज हो गए, क्यों, क्योंकि वो जाने जाते हैं जीरो के लिए, बोले हम जीरो ही ठीक थे। और ये खुश हो जाते हैं, कौन, पैरामैग्नेटिक एटम, बोले यही तो हम चाहते थे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। इनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आके वो काम करती है जो ये चाहते हैं, जो डाइपोल मोमेंट चाहते हैं वो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के। क्लियर है क्या। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, कौन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है क्या। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन दिखाते हैं, और अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये ट्राई कर रहे होंगे कि लो इंटेंसिटी वाले फील्ड से कहां जाए, हाई इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड पे जाए। और वही डायामैग्नेटिक एटम क्या ट्राई कर रहा होता था, हाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी से कहां जाएगा, लो इंटेंसिटी की तरफ मूव करने का वो ट्राई करेगा, क्योंकि उसको फील्ड पसंद नहीं है, इनको फील्ड पसंद है। अब आते हैं थर्ड, फेरोमैग्नेटिक पे। ये भी वही एटम है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इन एटम्स के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इनने भी सोचा मिलके क्या बना लेते हैं, मटेरियल। लेकिन एक दिन पहले मीटिंग हुई कि नहीं, ऐसे पैरा वाली गलती नहीं करना अपने को। अगर रैंडम डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। हमको सबको साथ रह के लड़ना है, ठीक है, इकट्ठा चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, और डाइपोल मोमेंट ला के दिखाएंगे। बोले ठीक है। तो वो मीटिंग के टाइम पे तो सब हाँ कर ही लेते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि एक मोहल्ले के लोगों ने बोल दिया कि ठीक है कल सुबह चलना है साथ में एक ही डायरेक्शन में, लेकिन हम इधर ईस्ट की डायरेक्शन में चलेंगे। दूसरे मोहल्ले में प्लानिंग हो रही है अपन कहाँ चलेंगे, वेस्ट में, ठीक है। तो उसमें ग्रुप बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, एटम्स ने मिलके ग्रुप बनाए, उन ग्रुप्स का नाम रखा गया है डोमेन। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ये एक मोहल्ले के सारे एटम, जो एक डोमेन के सारे एटम जिनका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब 500 1000 5000 एटम ने मिलके क्या बना लिया, एक डोमेन बना लिया। और वो डोमेन कहां है, अच्छा बढ़िया प्लान करके निकलेगा, अपन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। 5000 एटम एक साथ एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट दे रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये तो हो गया एक ग्रुप। दूसरे ग्रुप को बोला कि तुम भी इधर चलो, बोले हमारी मर्जी, तुम जाओ, हम इधर जाएंगे। तो जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा डोमेन है, उसके भी सारे एटम एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इस डोमेन से डिफरेंट डायरेक्शन में। तो प्लान तो किया, लेकिन ज्यादा अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाई। मतलब कंप्लीट पूरा एक ग्रुप बनना था, लेकिन उसमें क्या हो गया बीच बीच में,
बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। क्या हो गया? कौन है ये अरविंद केजरीवाल का भक्त? हाँ, इसने सही है, अच्छा नेता है, बढ़िया। क्या हो गया? मोदी जी अच्छे हैं सर, अरविंद केजरीवाल भी अच्छा। आईआईटी निकाल के दिखाना एक बार, पता चलेगा, समझ में आएगा कितना मुश्किल काम होता है। बढ़ते हैं आगे। डोमेन बन गए बहुत सारे, एक डोमेन के सारे एटम एक ही डायरेक्शन में है। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा आपके हिसाब से? यहां दो पॉसिबिलिटीज होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो भी आ सकता है। भाई डोमेन इस तरीके से अरेंज हो गए कि सबका वेक्टर सम क्या आ जाए? जीरो। अब यहाँ एटम तो है नहीं, डोमेन है। दो चार बड़े बड़े डोमेन अगर एक ही तरफ आग चले गए तो फिर उनको कैंसिल करना बाकी डोमेन्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? तो फिर आंसर नॉन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ जीरो भी पॉसिबल है। और तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब तोड़ें और उनके एटम बनाएं तो एटम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एटम दोनों एक जैसे हैं, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। पेरा पेरा है और फेरो फेरो है, ये बात कब समझ में आएगी? जब वो मिलके क्या बनाए, उनका जो मटेरियल फॉर्मेशन का पैटर्न है वो डिफरेंट है। एक में डोमेन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक में नहीं मिलता है। किस में नहीं बनते हैं डोमेन? पेरा में नहीं बनते, फेरो में क्या बनते हैं? डोमेन बनते हैं। पेरा का डाइपोल मोमेंट जीरो ही आता है मटेरियल का, मतलब अप्रोक्स जीरो होता है तो हम जीरो ही टिक करते हैं फिजिक्स में। और फेरो में जीरो और नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है, जीरो और नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है। अगर इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहता है, किसका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो रहता है तो उसका नाम फिजिक्स में रखा गया मैग्नेट। मैग्नेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेट किसको बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ, और जिसका जीरो हो उसको नहीं बोलते हैं। ऑल मैग्नेट्स आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बट ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट मैग्नेट। मैग्नेट अगर है तो वो किससे बनी हुई है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तो उसको हम मैग्नेट नहीं बोल पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है क्या? तो ये मैग्नेट एक स्पेशल केस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो दुनिया के सारे मटेरियल्स मैग्नेट है या मैग्नेटिक है? मैग्नेटिक है। कोई डायामैग्नेटिक है, कोई पैरामैग्नेटिक है, कोई फेरोमैग्नेटिक है। फिर मैग्नेट कौन है? बोले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें भी फिर कंडीशन है नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर होगा तभी आप क्या कहलाओगे? मैग्नेट। तभी आपको मैग्नेट बोला जा सकता है। डोमेन फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है? फेरो में। एक डोमेन के सारे एटम का डाइपोल मोमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही डोमेन के सारे एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। क्लियर है क्या? अब बताइएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल जीरो जीरो जीरो। फील्ड आने पे नॉन जीरो हुआ था वो, तो फील्ड आने का नहीं बोलते, हम नॉर्मली बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक एटम नॉन जीरो। पैरामैग्नेटिक एटम का क्या होगा? नॉन जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक एटम नॉन जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जीरो और नॉन जीरो दोनों पॉसिबिलिटी है। और अगर नॉन जीरो हुआ तो मैग्नेट बोल देंगे। नॉन जीरो हुआ तो क्या बोल देंगे? तो मैग्नेट क्या होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसी को क्या बोला जाता है? मैग्नेट बोल देंगे अपन। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड आए तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो पूरे के पूरे डोमेन एक साथ शिफ्ट होते हैं किधर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जब डोमेन शिफ्ट होते हैं एक साथ 5000 10,000 एटम जब आते हैं तो डाइपोल मोमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। वो तेजी से बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बहुत हैवी अट्रैक्शन शो करते हैं। रिपल्शन कौन दिखाता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल। अट्रैक्शन कौन दिखाते हैं? पैरा। और उसमें भी ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाता है? फेरो।
ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाता है? फेरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे डोमेन शिफ्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड आने पे फील्ड के डायरेक्शन में, तो ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा कौन? फेरो। वो भी दिखाता है कौन? पेरा। वो भी फील्ड के साथ अट्रैक्शन शो करता है, ये हैवी अट्रैक्शन शो करते हैं कौन? फेरो। ये डिफरेंस है। क्लियर है? समझ में? अब जो एक कैरेक्टर ऐसा है तीनों में से, पेरा, फेरो, डाया में से, जिसको यूनिवर्सल बोला गया है, और वो है डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। डायामैग्नेटिक कैरेक्टर इज यूनिवर्सल। क्यों बोला गया यूनिवर्सल? बोले जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर भी डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर भी डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। बोले क्यों? क्योंकि डायामैग्नेटिक कैरेक्टर किस चीज से आया? पेड इलेक्ट्रॉन से या अनपेड इलेक्ट्रॉन से? पेड से। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो पैरामैग्नेटिक एटम होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास पेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? जिनके पास अनपेड होते हैं उनके पास पेड नहीं होते क्या? नहीं होते ही है, हाइड्रोजन को छोड़ के। एक केवल हाइड्रोजन अकेला ऐसा एटम है जिसके अंदर क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसको छोड़ के पूरे पीरियोडिक टेबल में आप मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बता सकते जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन। भाई आप जो 1s2 लिखते हो वो पेड इलेक्ट्रॉन ही तो है, आगे किसी सेल में अनपेड होंगे वो एक अलग बात है। तो जिनके पास अनपेड होते हैं उनके पास भी पहले कुछ डिब्बे तो ऐसे हैं ना जिसमें पेड है। तो पेरा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो पेरा है, लेकिन उसके पास पेड भी है, तो साथ में डाया भी है। तो क्या टिक करेंगे हम, पेरा या डाया? टिक तो पेरा करना है। मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जो डायामैग्नेटिज्म का कैरेक्टर होता है वो यूनिवर्सल कैरेक्टर है। वो डायामैग्नेटिक मटेरियल में तो है ही है, साथ साथ वो पेरा और फेरो उनमें भी पेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां भी आपको डायामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को। तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब क्या? रिपल्सन दिखाएंगे? नहीं, मतलब अट्रैक्शन दिखाएंगे फेरो और पेरा तो, लेकिन वो डायामैग्नेटिक रिपल्सन थोड़ा कुछ माइनस होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। डायामैग्नेटिक कैरेक्टर इज यूनिवर्सल। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर यूनिवर्सल है? डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। क्लियर है? अब हमने क्या किया, ये जो मटेरियल है कौन सा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको हमने हीट दी, हीट सप्लाई की, गैस पे रख दी, इसको गर्म कर रहे हैं हम। जब हम हीट देते हैं तो ये जो डोमेन है ये टूट जाते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके डोमेन, भाई ग्रुपिंग हुई, आधे एटम इधर, आधे एटम इधर, आधे एटम इधर। जब हीट दी गई, एनर्जी दी गई, तो डोमेन क्या हो गए? टूट गए। डोमेन टूट गए, सारे एटम सेपरेट हो गए। सारे एटम्स अगर सेपरेट हो गए, सिंगल सिंगल एटम अरेंज हो गए, तो फिर तो ये पेरा बन गया। अगर इसके सारे एटम टूट जाएंगे और फिर ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा इसका थोड़ी देर बाद, एक एटम इधर, एक एटम इधर, डोमेन कुछ रहे ही नहीं, कोई ग्रुपिंग नहीं रही। तो ग्रुपिंग अगर नहीं रही तो फिर तो ये क्या बन गया? पेरा। पेरा और फेरो में ये ग्रुपिंग और डोमेन का ही तो डिफरेंस था। तो जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप हीट सप्लाई करते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके उसके डोमेन डीजनरेट हो जाते हैं और क्या बन जाता है? सिंगल सिंगल एटम्स अरेंज हो जाते हैं। सिंगल एटम्स जब अरेंज हो जाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या, कौन सा टेम्परेचर हुआ? जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन टूट जाएं और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। आया समझ में कि नहीं? जो पढ़ाया मैंने उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक यूनिवर्सल कैरेक्टर कौन सा है, क्या चीज है ये। अब आपको यहां पे क्या लिखा आपने, हेडिंग क्या लिखी आपने? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लिखिए। एक पॉइंट लिखिए जल्दी फटाफट। ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक नॉट मैग्नेट। ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक नॉट मैग्नेट। लिख लिया था क्या? ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक नॉट मैग्नेट। ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक नॉट मैग्नेट। अगली लाइन में लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एरो लगा के लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स आर 3 टाइप्स। On the basis of magnetic property, materials are 3 types.
पहला पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा डायामैग्नेटिक, अच्छा पहला डाया लिख लेते हैं यार, ठीक है चलेगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, और एक लिख लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डाया पेरा फेरो, वैसे जो भी चलेगा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है। डाया पेरा और फेरो। अब आपको क्या करना है, वहीं पे लिख लो रीड एनसीईआरटी। कल पूछूंगा मैं, जो जो मैंने पढ़ा है सब एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से एनसीईआरटी, एक दो लाइन ऐसी है जो मैंने नहीं बोली है, आप समझ के आना एनसीईआरटी में से। कल सबसे पहले आके मैं पूछूंगा डाया पेरा फेरो की थ्योरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन वाली बातें करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।